आज हमसे रूबरू है योग और आहार विशेषज्ञ समीक्षा नलवै। समीक्षा जी, आपका स्वागत करते हैं। समीक्षा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बताएं कि इस दिवस पर क्या चीज़ ऐसी है योग के बारे में जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सबसे पहले तो यही कहूँगी कि योग को हमेशा अपने जीवन में अपनाएं। उसको थोड़ी सी हम फिजियोलॉजी समझते हैं कि क्यों ऐसा। हमारे शरीर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। अगर ब्लड वेसल्स को मैं आम भाषा में समझाऊं तो आर्टरीज आती है, वेन्स आती है, कैपिलरीज आती है। यानी अगर हम उसको ब्लड वेसल्स को काट के, ब्लड वेसल्स को सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि पाइपलाइन, हमारे शरीर में कितनी लंबी पाइपलाइन है। अगर उन आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को हम अलग अलग टुकड़ों में काट कर ज्वाइन करें तो वो इतनी लंबा पाथवे हो जाएगा कि पृथ्वी के आप एक चक्कर लगा सकते हैं 24 घंटे में। यानी करीब, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को इतना सर्कुलेट होना पड़ता है एक दिन में अप्रोक्स 1,00,000 किलोमीटर। और उसको सर्कुलेट करने के लिए मेन हम समझते हैं कि सिर्फ हमारा हार्ट एक मुट्ठी के बराबर है। मुट्ठी के बराबर हार्ट में इतनी पावर भी नहीं है कि वो इतने लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम ने इतने लंबे पाथवे में ब्लड को सर्कुलेट करता हो। तो उसके साथ जो मैंने आपको आर्टरीज, वेन या कैपिलरीज की बात की है, उनके अंदर भी शक्ति चाहिए। उनमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है, उनमें वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को पुश करता है। जैसे मुझे मेरे घर से यहाँ तक आना था अभी, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि मैं आ रही हूँ आराम से, जिस टाइम आपने मुझे बुलाया उस टाइम मैं आ गई। अगर बीच में समझ लो बहुत रश आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या मैं सही समय आ पाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं आ पाऊँगी। तो यही हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पाथवे में भी होता है। बहुत सारे रीज़न हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर बिल्कुल स्वच्छ है पर्यावरण है हमारा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा खान पान, हमारा सोना, उठना, बैठना, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सभी फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उस पाथवे में ट्रैफिक जाम हो गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो जो ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सेल्स को पहुंचता है, ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। सेल्स जो वेस्ट मटेरियल निकालती है वो नहीं निकलेगा, वहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो कहीं भी दर्द क्यों होता है, भले हार्ट में हो रहा है कोई प्रॉब्लम, किडनी में हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं भी शरीर में दर्द क्यों शुरू होता है? क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्रॉस करके शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जैसे सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, यानी कि गड्ढे हो सकते हैं। तो उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जब हीलिंग होगी, पाथवे आपका क्लीन होगा, ब्लड न्यूट्रिएंट भी सेल्स तक जाएंगे, वेस्ट मटेरियल भी एक्सिटरी सिस्टम के थ्रू शरीर से बाहर जाएंगे। अब उन सब के लिए हमारे शरीर में एक इनबिल्ट प्रोसेस है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस पाथवे को क्लीन कर सकता है, वो गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा कोई नहीं है। और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारे ब्लड वेसल्स की इनर वॉल, एंडोथीलियल वॉल से प्रोड्यूस होती है, आहार से भी होती है। तो आहार की बात हम थोड़ी सी देर बात करेंगे। अब इन दोनों की लाइफ स्टाइल के कारण वो नाइट्रिक ऑक्साइड इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप प्राणायाम करते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो जितनी ब्लड वेसल्स में टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग होगी। यानी कि जो गड्ढे हैं आपके, अगर मैं बीच में खड्डे हो गए, जो इन दिनों बहुत बारिश में तो और ज़्यादा दिखेंगे, तो ट्रैफिक जाम कैसे हो जाता है, वहीं इतना स्लो ट्रैफिक जाने लग जाता है वहाँ से, वही हमारे शरीर में भी होता है। तो उन ब्लड वेसल्स की टूट फूट की रिपेयरिंग के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। वो ब्लड वेसल की एंडोथीलियल सेल प्रोड्यूस करती है। और दूसरा, जब हम प्राणायाम करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। और उसमें बहुत सारे प्राणायाम हैं। भ्रामरी प्राणायाम का इतना कोविड के टाइम इतना बताया गया है कि भ्रामरी से, ओम चैन से प्राणायाम कई गुना बढ़ जाता है। जब आप नेज़ल ब्रीथ करते हैं तो भी नाइट्रिक ऑक्साइड कई गुना बढ़ जाता है। तो यही मैं कहूँगी कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्राणायाम, योग का आपको सहारा लेना ही है। समीक्षा जी, प्राणायाम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बताएं कि प्राणायाम जो है उसके कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं और ये वैज्ञानिक होंगे। लेकिन ये अगर प्राणायाम कोई व्यक्ति घर में करना चाहे
और शायद वो ठीक ठाक तरीके से न कर पाए या उसको वैज्ञानिक तरीका पता न हो, तो भी क्या ये फ़ायदा करता है या नुकसान करता है? और क्या हर व्यक्ति को प्राणायाम करना ज़रूरी है? ज़रूरी है तो कितनी देर और कब? सबसे पहले तो सर मैं आपका लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर दूंगी कि क्या प्राणायाम करना ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, हम लेते हैं उसे और एक्सहेल करते हैं। इनहेल करेंगे तो एक्सहेल भी करेंगे, एक्सहेलेशन में हम निकालते हैं 16% उसमें से, अंदर रह जाती है 5% और हमारी सेल्स तक उसमें पहुंचती है 1.25%। यानी 21% में से हमारी सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक सिर्फ 1.25% ऑक्सीजन पहुंची है। क्या ये सही है? अगर आप पूरी की पूरी ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम करना ही है। अब क्या हम घर पे प्राणायाम कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्राणायाम है क्या आखिर? क्या सांस लेना और छोड़ना ही प्राणायाम है? सांस में सभी यही मानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत अच्छी गैस है, डेफिनेटली बहुत अच्छी गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज़्यादा अच्छी गैस है। इसीलिए तो प्राणायाम है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि प्राणायाम का मतलब होता है कुंभक। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, यानी रिटेंशन। कुंभक प्राणायाम, प्राणायाम कुंभक, यानी सांस को रोकना। अब आपने सांस ली, सांस लेके आपने अंदर रोक ली, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है और फिर आपने एक्सहेल की है, तो ये वर्क करता है बोर इफेक्ट पर। बोर इफेक्ट कहता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में बिल्डअप होती है तो ऑक्सीजन की अनलोडिंग टिश्यू में होती है। अब इसको हम और थोड़े सरल भाषा में समझते हैं। कैसे? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमारी लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, सबको पता है हीमोग्लोबिन। लेकिन वो हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? वो जितनी भी ऑक्सीजन आप सांस के द्वारा अपने शरीर में ले रहे हैं उसको बाइंड कर देता है और पूरे शरीर में ट्रैवल करवाता है। जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छूट जाता है। लेकिन वो छूटेगा कब? जब आपके ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा तब, या जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तब। ऑक्सीजन सैचुरेशन सभी को शायद अच्छे से कोविड के बाद पता चलने लग गया है कि ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट जो जनरली 96, 97, 98, 99 या 100 जैसे हम ऑक्सीमीटर में देखते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन सैचुरेशन सिर्फ ब्लड तक सीमित नहीं रखना है हमको, उस ऑक्सीजन को हमको पहुंचाना है टिश्यू तक, और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी कह सकती हूँ मैं प्राणायाम की या कुंभक की बहुत बड़ी भूमिका है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑप्टिमम लेवल तक हमारे शरीर में पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है टिश्यू में, और यही आपका प्राणायाम का इफेक्ट। यानी सांस ली, आपने सांस को रोका, थोड़ी देर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम लेवल तक पहुंची और आपका ऑक्सीजन की अनलोडिंग हुई, और जो हमको ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाना है टिश्यू लेवल में, सेलुलर लेवल पर, वो बढ़ गया। तो यही आपका प्राणायाम का इफेक्ट है। अब बात है कि क्या घर बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं? बिल्कुल घर बैठ के आप कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम की टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए। रिजल्ट, आप श्वासों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप एक बार शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आसन आपने थोड़े से भी गलत या सही, या पोस्चर आपने सही नहीं किया है तो एक बार शरीर माफ़ कर देगा। लेकिन आप अगर श्वासों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर आपको माफ़ नहीं करेगा। तो क्या करेगा? माफ़ नहीं करेगा तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट। अगर आप सांस, समझ लो कि मैंने बोला है कुंभक लगाना है, अगर आपको पता नहीं है कि रेशो क्या होना चाहिए कि कुंभक का, मैं अगर बोलती हूँ, जैसे मैं क्या बोलती हूँ, हमारे योगी ग्रंथ बोलते हैं कि सांस लेना और छोड़ने का रेशो बताते हैं कि आपने जितनी सांस ली उससे दुगुनी निकालो। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम की मैं बात करती हूँ, तो जितनी लिए उससे दुगुनी निकालने की कोशिश करो, यानी जितनी देर में आपने सांस लिए उससे दुगने समय में आपको उसको एक्सहेल करना है। बिल्कुल। और उसका भी फिजियोलॉजी में बता देती हूँ आपको कि जब भी आप सांस लेते हो आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, यानी हार्ट बीट आपकी कम होती है। अब ये प्रश्न आया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? यानी जब आपका शरीर, यानी कि आपका शरीर हर चीज़ डिसाइड करता है, एक होम्योस्टेसिस वर्ड है कि आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ गया है। जब समझ लो कि इसी रूम में सांप आ गया, एकदम से सांप आ गया,
तो एकदम से मेरा ब्लड शुगर भी बढ़ेगा और मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ेगी। यानी वो उस सांस भय से से तो बहुत निपटने बार के, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। हाँ, तो ये आपका सिंपैथी, आपका होम्योस्टेटिस है या नहीं है, सॉरी वर्ड ही सही नहीं निकल रहा है, काट देना। तो आपका शरीर उसके लिए लड़ने, फाइट एंड फ्लाइट मोड जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, कि आप उससे सही से लड़ पा रहे हैं या नहीं लड़ पा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो मैं बीपी की पेशेंट हूँ, या मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया है तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो वो शरीर आपका निपटता है उस चीज़ के लिए, तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम है। लेकिन हमको हमारे शरीर को दिन भर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए तैयार रखना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी आप जब बहुत रिलैक्स होते हैं, आप घूमने गए हैं, यानी बच्चों का समझ लो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, कितना रिलैक्स हुए हैं, या आपका कोई टास्क कंप्लीट हो गया है, आप कितना रिलैक्स होते हैं। तो वो नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आपका बीपी कम है यानी एवरेज रेंज में है, हार्ट बीट आपका कम है, कार्डियक आउटपुट आपका प्रॉपर है, यानी हार्ट से जो ब्लड पूरे शरीर में जाता है वो प्रॉपर है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। और यही हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आप सांस लो, उससे दुगुना एक्सहेल करो। तो बहुत सारे क्रिया है प्राणायाम में, योग में क्रिया है, आसन है, प्राणायाम है। जैसे नाड़ी शोधन की प्राणायाम की हम अगर बात करें, तो ब्रेन को अगर सबसे ज़्यादा कोई रिलैक्स करता है ब्रेन को, तो वो आपका प्राणायाम तो सभी रिलैक्स करते हैं, कि ये मैं नहीं कर सकती कि सिर्फ नाड़ी शोधन ही करता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में हम ये नहीं कि एक नाक से लेते हैं, दूसरी नासिका से निकालते हैं, फिर दूसरी नासिका से लेते हैं, पहली नासिका से निकालते हैं, कि ये नहीं कि हमारे लंग्स को ही हवा से भरना है। वो ब्रेन को आपको इतना रिलैक्स करता है। हमारा मस्तिष्क 2 गोलार्धों से मिलकर बना है, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। जब आप राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेते और छोड़ते हैं, तो हमारे दोनों हेमिस्फेयर इतने अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और इतना बैलेंस होकर काम करते हैं। जैसे राइट नॉस्ट्रल आपका आर्ट अवेयरनेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए है, इमेजिनेशन के लिए, इंट्यूशंस के लिए, होलिस्टिक थॉट्स के लिए, म्यूज़िक अवेयरनेस के लिए, 3D फॉर्म्स के लिए। और इधर लेफ्ट हेमिस्फेयर कोई भी एनालिटिक थॉट्स के लिए है, रीजनिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए, साइंस, मैथ्स। तो ये दोनों काम, दोनों एक्टिविटी, यानी आप किसी चीज़ में क्रिएटिविटी भी डाल रहे हैं, तो आप साइंस हो या मैथ्स हो, तो आपको पहले सोचना है किसी भी चीज़ के लिए। तो दोनों का जब बैलेंस होता है तो ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है। ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क किससे कर रहा है? अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम से। तो ब्रेन सभी ऑर्गन पर कमांड रखता है अपनी। तो बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे, भले भ्रामरी की बात करो या सभी प्राणायाम की अगर मैं बात करूँ, तो हैप्पी हार्मोन, जो स्ट्रेस का माहौल इन दिनों बहुत ज़्यादा है। इवन स्टूडेंट्स में आए दिन हम सुन रहे हैं कि सुसाइड के अटैम्प्ट कर रहे हैं वो, यानी वो रिलैक्स नहीं, उनका इतना पढ़ते लिखते और एग्जामिनेशन जैसे ही पास में आता है और स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाता है। तो उस वक्त आप मेडिटेशन करवाओ, प्राणायाम करवाओ, कुछ नहीं प्राण धारणा करवाओ, सिर्फ अपने सांसों को देखें। जिसमें वो प्राण धारणा, इट मीन्स कि सिर्फ सांसों को देखना है। थोड़ी देर 5 मिनट भी बैठ के अगर वो सांस को देखेंगे तो एंडोर्फिन रिलीज़ होगा, डोपामाइन रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन रिलीज़ होगा। तो ये सब हैप्पी हार्मोन्स, या और अगर मैं बोलूँ तो ब्रेन वेव्स, अल्फा ब्रेन वेव्स, जो बिल्कुल रिलैक्स करती है आपके मन मस्तिष्क को। जब भी आप सवेरे उठते हैं, हमारे बीटा ब्रेन वेव स्टार्ट हो जाती है। बीटा ब्रेन वेव यानी 1 मिनट में 60,000 to 80,000 थॉट्स आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमको। और जैसे जैसे आप रिलैक्स होते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तब अल्फ़ा ब्रेन वेव रिलीज़ होती है। अल्फ़ा ब्रेन वेव कब रिलीज़ होती है? जब आप कोई टास्क कंप्लीट कर देते हो तो कितना रिलैक्स फील करते हो। वो अल्फ़ा वेव तब भी रिलीज़ हुई, और जब आप प्राणायाम करते हो तब भी रिलीज़ हुई, जब आप आसन करते हो तब भी रिलीज़ हुई, और एक्सट्रीम अगर मेडिटेशन में बहुत डीप में जाते हैं तो डेल्टा ब्रेन वेव। तो इस तरह से अगर आप ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्रेन वेव मेडिटेशन करें, प्राण धारणा करें, सिंपल बिल्कुल रिलैक्स। एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, आज कभी आप बहुत मुश्किल से टास्क में फंसे हुए हो, कभी बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में हो, सिर्फ सांसों को देख लो, आप सिर्फ सांसों को ध्यान दो, शवासन में लेटो। हम आज की आपाधापी वाली जीवन में रेस्ट करना भूल गए। रेस्ट भी कर रहे हैं तो दिमाग हमारा चलता जा रहा है। तो सबसे बहुत 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 ज़रूरी है विश्राम,
शवासन करो, योग मुद्रा करो, मकरासन करो, कुछ आसन है, मेडिटेशन, बार बार मैं बोल ही रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मैंने मेरी क्लासेस में मेरे क्लाइंट्स पे सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट देखा है तो मैं मेडिटेशन के रिज़ल्ट देखे हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है, क्योंकि ये ब्रेन पर वर्क करता है। ब्रेन में बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे शरीर में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स है, 86 बिलियंस ब्रेन में है हमारे न्यूरॉन्स। यानी एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं मैसेज का, कि एक जगह से दूसरी जगह ब्रेन मैसेज देता है न्यूरॉन्स के थ्रू कि हर ऑर्गन को कौन सा हार्मोन निकालना है, कौन सा एंजाइम निकालना है, कौन से सिक्रेशन सिक्रेट करने हैं। और हर एक ऑर्गन फिर से ब्रेन को बोलता है ये है हमारे पास, अब इसकी ज़रूरत है हमें। तो ये न्यूरॉन्स काम करता है। और जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बहुत एंगर, फियर में होते हो आप, तो आपके न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर, न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं, एमिगडाला जिसका नाम है, जब आप स्ट्रेस में होगे एमिगडाला की साइज़ बढ़ने लग जाएगी। और दूसरा एक कोर न्यूक्लियाई है हिप्पोकैम्पस, वो श्रिंक होने लग जाएगा जितना आप स्ट्रेस में रहोगे। और हिप्पोकैम्पस का काम है लर्निंग, मेमोरी। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स क्या, सभी के लिए, कि आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा आपका। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, कितने ऐसे रिसर्च हो चुके हैं कि चूहों पर हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, कि जब चूहों को पिंजरे में रखा था तो उनकी एमिगडाला की साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ने लग गई थी। और जब पिंजरे में निकाल के कुछ महीनों बाद फिर से स्टडी की तो एमिगडाला की साइज़ कम होने लग गई। तो यही है कि आप मेडिटेशन पर फोकस बहुत अच्छा करें। आसन प्राणायाम फिर भी कर लेते हैं, मेडिटेशन को इतना नहीं देखते हैं, जनरली मैंने भी देखा है। समीक्षा जी, प्राणायाम का आपने जिक्र किया, तो प्राणायाम को हम वैज्ञानिक माने पूरा, एक तो ये प्रश्न। दूसरा ये कि वो व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है और वो इस प्राणायाम को घर में बैठकर करना चाहे, तो कितनी मिनट तक प्रतिदिन उसको ये करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, और कौन कौन से प्राणायाम अनिवार्य रूप से आप सुझाएंगी? बिल्कुल, प्राणायाम सबसे पहले तो ब्रीदिंग। प्राणायाम से पहले अगर आप घर बैठ के भी कर रहे हैं तो ब्रीदिंग पर फोकस, बहुत तरह की ब्रीदिंग होती है जनरली, बॉक्स ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग। तो ये तो सबसे पहले कि किसी इंस्ट्रक्टर इतने से सारे आपके शब्द हम तो सिर्फ सांस लेना और छोड़ना जानते हैं। हाँ, तो मैं उसी को, आप अगर आप इतना भी नहीं समझ रहे तो सांस लेना और छोड़ना वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से आप कर सकते हैं। कि जनरली सबसे पहले देखो कि आप प्राणायाम करने से पहले क्या आप सांस सही से ले रहे हो। सांस है तो आस है, ठीक है, ये तो मानते हैं। एक दिन में एक मनुष्य अप्रॉक्स 26,000 ब्रीथ लेता है, सांस लेता है। अब आपको अपनी जीवन आयु बढ़ानी है, जो हर इंसान चाहता है, तो इन सांसों को बढ़ाना है, क्योंकि एक एक सांस की वैल्यू हमको पता है, कोविड में और अच्छे से हमको पता चल गई है। लेकिन इन सांसों को बढ़ा के कभी आप अपनी लाइफ स्पान को नहीं बढ़ा सकते हैं, इन सांसों को कम करना है। उसके लिए हमको डीप ब्रीथ करना है। जितना डीप ब्रीथ आप कर सकते हैं उतना डीप ब्रीथ आपको करना है। इसका एग्जाम्पल हम अपने आसपास जो एनिमल है उससे देख सकते हैं कि हमारे कुत्ता, बिल्ली करीब 1 मिनट में उनकी ब्रीदिंग रेट होती है, श्वसन दर जिसे कहते हैं, 35 अप्रॉक्स। और उनकी जीवन आयु कितनी होती है? हार्डली 15 साल। चूहे की देखें तो पर मिनट 85 to 120, और वो 2.5 से 3.5 साल जीता है। वेल फिश 1 मिनट में 3 से 4 सांस लेती है और कितने 100-200 साल जीती है। और हमारी एवरेज ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16, 60 ईयर 50 ईयर मान लो एवरेज एज। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि जो जितनी कम सांसें ले रहा है वो उतने साल ज़्यादा जी रहा है। तो अगर हमको 100 साल या 100 साल से ज़्यादा जीना है तो हमको सांसें कम लेनी है, 16, 17, 18, 19, 20 तक लेकिन नहीं कहते डालनी। तो ये कि सांसें भगवान ने गिन कर डाली हैं। हाँ, गिन कर डाली है, लेकिन उसकी डेप्थ तो हम तय कर सकते हैं। अब आपको उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या आप सही से सांसें ले रहे हो। आप सिंपली एक्सपेरिमेंट उसको कर सकते हैं कि एक हाथ अपने चेस्ट पर लगा लो, एक हाथ अपने पेट पर लगा लो, सांस भरो, ईमानदारी से देखो। अभी अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी ईमानदारी से देखें कि क्या आप सांस भर रहे हैं उस वक्त आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। जिसका सांस भरते हुए, डीप इनहेल के वक्त सांस भरते हुए पेट जैसे अंदर बच्चे जा लेते रहा है। हैं, हाँ, बच्चों जैसे का बच्चे लेते हैं, सांस भरते हुए जिनका पेट अंदर जा रहा है मतलब कि वो सांस ही गलत ले रहे हैं, कि हवा पेट में भरनी है न कि लंग्स में।
लेकिन हवा तो लंग्स में ही भरेगी। तो इन दोनों के बीच में लंग्स के नीचे की तरफ एक डायफ्राम होता है। जब भी आप सांस भरते हैं डायफ्राम नीचे जाता है। जनरली वो 3-4 सेंटीमीटर जाता है, और जब आप स्ट्रेस में होते हो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है। और जब आप डीप ब्रीथ करते हो वो 7-8 सेंटीमीटर नीचे जाता है। और हमारे लंग्स में 700 मिलियंस एल्वोलाई होते हैं, एयर सेक होते हैं, वायु कोश होते हैं। हवा को उन्हीं में जाना होता है। यानी इतना बड़ा पाथवे उनको तय करना पड़ता है। पूरा ट्री बना हुआ है, सूखा ट्री मान लो। और कोविड ने इस ट्री की बहुत पहचान भी लोगों को करवा दी। कितना महत्वपूर्ण है ये पेड़, कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इस ट्री के लास्ट ब्रांच पर एक पत्ती लगी है, वो है आपका एयर सेक। और ऐसे कितने करोड़ों एयर सेक है। वहाँ तक आपको हवा को पहुँचाना है, उसकी फ्लैक्सिबिलिटी को बरकरार रखना है, उसकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखना है। और जब आप डीप ब्रीथ करते हो तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। जब भी आप इनहेल करते हो, सांस भरते हो, डायफ्राम नीचे जाता है। और आप डीप ब्रीथ करोगे तो 7 to 8 सेंटीमीटर तक नीचे जाएगा वो। बीजिंग यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की थी, सबसे पहले बताया था हमको कि इतनी कैपेसिटी है आपके डायफ्राम का नीचे जाने की, यानी लंग्स के इतने फैलने की। और जब आप एक्सेल करते हो डायफ्राम फिर से ऊपर जाता है। तो सिंपली आप देखो कि जब आप सांस भरते हो आपका पेट बाहर आ रहा है अगर, और नहीं आ रहा है तो सिंपली आप लेट जाओ, एक हाथ चेस्ट पर, एक हाथ अपने पेट पर रख लो, सांस भरो, पेट को फुलाओ, ताकि डायफ्राम नीचे जाएगा और लंग्स पूरे फैलेंगे। और जब आप एक्सेल करोगे तो कोशिश करो नाक से, अगर आप इतना एक्सेल नहीं कर सकते हो तो मुंह से जैसे चाय को फूंक मारते हैं उस तरह से आपको फूंक मारते हुए सांस को निकालना है। और वैसे भी अगर आप लंग्स को बलून समझते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि एक बलून जैसे ही है। और जब हम बलून में हवा भरते हैं, गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो वो बाहर की तरफ फैलता है। तो वही अगर आप सांस भरते हुए पेट अंदर जा रहा है तो समझ लो वहीं आप गलत कर रहे हो। तो इसी की आप प्रैक्टिस करो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसे कहते हैं डायफ्रेमिक ब्रीदिंग, उदरीय श्वसन, वशिष्ठ प्राणायाम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो यानी कि बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे करते हैं, बिल्कुल सांस भरते हुए पेट को आपको बाहर फुलाना है। सामान्य मनुष्य एक बार में 500 ml सांस लेता है, जिसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं कि हमारा 500 ml टाइडल वॉल्यूम है। लेकिन जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो वो 3000 to 4000 ml तक आपकी इतनी कैपेसिटी है लंग्स की कि इतनी आप ले सकते हो। जहाँ आधा लीटर ले रहे हो वहाँ 3 से 4 लीटर तक ले सकते हो आप। तो अपनी लंग्स की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ा सकते हो। आप ये देखो, आप खुद तय कर सकते हो कि आपका हार्ट, आपका लंग्स हेल्दी है या नहीं है। आप रेगुलर समझ लो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या आप तेज वॉक कर रहे हो, ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, आप भाग रहे हो, तो आप कितना जल्दी थक जाते हो। और फिर आप प्राणायाम की तरफ आ जाओ, आसनों की तरफ आ जाओ कि उसके बाद क्या आप इतनी थकान हो रही है, आप क्रियाओं की तरफ आ जाओ। कपालभाति क्रिया को स्पेशली मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जब आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, यानी आपका लंग्स पूरा वर्क नहीं कर रहा है, वो जितने एयर सेक हैं पूरी तरह इलास्टिक नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, पूरी तरह उनमें हवा नहीं भर रही है। सामान्य मनुष्य जो कभी डीप ब्रीथ नहीं करता है, प्राणायाम नहीं करता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, उसका 1/3 लंग्स ही यूज़ में आते हैं, पूरा का पूरा लंग्स यूज़ में ही नहीं आता है। तो बहुत सारे प्राणायाम की तरह मैं क्रियाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहती हूँ कि कपालभाति बहुत ही अच्छी क्रिया है। क्रिया यानी योग में षटकर्म को बताया है, उसमें जल नेति है, शंख प्रक्षालन है, कपालभाति है। यानी कपालभाति में आप एक्टिवली फोर्सफुली एक्सेल करते हो और पैसिवली आपका इनहेल हो जाता है। कपालभाति के बारे में इसलिए मैं और बताना चाहती हूँ क्योंकि जनरली कपालभाति बहुत गलत करते हुए देखा है मैंने सबको, कि कपालभाति इतना फोर्सफुली वो एक्सेल करते हैं कि सांस लेने की गुंजाइश ही नहीं रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बताई थी मैंने कि कितनी ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। आप इतना फास्ट एक्सेल करते हो, इतना फास्ट एक्सेल करते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर रही नहीं, आप पैसिवली उसे इनहेल भी होने दो, इनहेलेशन अपने आप होगा। पैसिवली या एक्टिवली का मतलब जब आप बहुत दम लगा के उसको निकाल रहे हो, वो तो आपका सांस निकाल रहे हो आप, जो जनरली आप जानते ही कपालभाति में। पैसिवली यानी अपने आप डायफ्राम को नीचे भी जाने दो, यानी इनहेल सांस भी आने दो। तो अगर बहुत फोर्सफुली, यानी इतना फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप एवरेज करो, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करो। कपालभाति से इतना एक्टिवली आपका एयर सेक, एल्वोलाई, वायु कोश कॉन्ट्रैक्ट होगा
और रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो आपके एयर सैक की इलास्टिसिटी बढ़ेगी। जो एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, इतना बैक्टीरिया, इतना वायरस है, हम चाहें इतना फ्रेश एनवायरनमेंट में रहे तो भी नहीं रह सकते। तो इतना डस्ट पार्टिकल आ चुका है कि उस वक्त अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है डस्ट और फ्लूइड यानी नमी। तो डस्ट जब आप रेगुलर कपालभाति करते हैं तो डस्ट पार्टिकल आपके एक्सलेशन की एक्टिविटी से बाहर की तरफ निकलते हैं। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमारे नोज से होते हुए, नेज़ल पैसेज से होते हुए, एक यहाँ विंड पाइप होती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, ब्रोंकस होते हैं, वहाँ अटक से जाते हैं। और जब एनवायरनमेंट में इतने बैक्टीरिया, वायरस है, जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉमन वर्ड में बोलूँ तो वो भी अंदर जा रहे हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन डस्ट तो मिल गई, फ्लूइड कहाँ से मिला? जो ब्रैंकियल ट्री है वहाँ पूरा एक दिन में 24 घंटे में 1 लीटर वहाँ की म्यूकोसल मेम्ब्रेन फ्लूइड सिक्रेट करती है। अब जब आप रेगुलर कपालभाति करते हैं तो कपालभाति से एक हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी में, तो 50% फ्लूइड तो आपका इवोपरेट हो गया, बाहर निकल गया, वो इवोपरेट हो गया यानी वाष्पीकृत हो गया। और 50% जो आपने ब्रीथ इन किया है उसको मॉइस्ट करने में, उसको यानी नमी युक्त बनाने में काम आया। तो कपालभाति डस्ट पार्टिकल को वैसे ही बाहर निकाल रहा है जो सीलिया में अटक गए, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है उसमें अटक गए, और दूसरा फ्लूइड को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल दिया है। अगर आप कपालभाति रेगुलर करते हो तो क्या डस्ट आपके लंग्स तक जाएगी? क्या कोई ऑर्गेनिज्म आपके लंग्स तक जाएगा? वहीं वो ख़त्म हो गया, तो कहाँ से इन्फेक्शन बढ़ेगा? और इंक्यूबेशन पीरियड यानी अलग अलग बीमारियों का 18 आवर्स टू 24 या उससे भी ज़्यादा होता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपके नेज़ल पैसेज से अंदर घुसा है या शरीर में किसी भी माध्यम से अंदर घुसा है, तो वो जब इन्फेक्शन दिखाना शुरू करता है, यानी फीवर आया, कॉफ आया, कोल्ड आया, तो वो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। यानी आप रेगुलर अगर कपालभाति करते हैं तो बिल्कुल आपका कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई आपके शरीर में नहीं रह सकता है, निकल जाएगा वो। यही एक क्रियाओं की अगर मैं बात करूँ तो आगे पहुँचती हूँ जल नीति क्रिया, ENT के लिए। जल नीति क्रिया तो आपको किसी इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही करनी है शुरुआत में, लेकिन आप शंख प्रक्षालन कर सकते हो। शंख प्रक्षालन बहुत अच्छी क्रिया है, लघु शंख प्रक्षालन भी है, वृहद शंख प्रक्षालन भी है, लेकिन आम जनता जिसको नहीं पता है शंख प्रक्षालन, उसको सिंपल भाषा में करूँ कि क्लिनजिंग प्रोसेस इतना अच्छा है कि एक न्यू बॉर्न बेबी जितना, न्यू बॉर्न बेबी की एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जिसे कहते हैं, माउथ टू एनस, जहाँ जहाँ आपका फूड ट्रैवल करता है उसे आहार नाल कहते हैं। वो कितनी हेल्दी है न्यूबॉर्न बेबी की, वैसी आप कर सकते हैं शंख प्रक्षालन के माध्यम से। सिंपली कुछ नहीं करना है उसमें, आपको थोड़ा सा लघु शंख प्रक्षालन की अगर मैं बात करती हूँ तो गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक मिला दीजिए। सेंधा नमक इसलिए मिलाते हैं कि मीडियम को आइसोटोनिक करते हैं। आइसोटोनिक यानी कि जो पानी है वो आपकी सेल्स तक एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो निकल जाएगा गंदगी को बाहर लेके। उसमें थोड़ा सा विरेचन के लिए हम नींबू का रस मिलाएंगे थोड़ा सा। 2 ग्लास आपको पानी पीना है, इन्हीं 200 ml के 1 ग्लास ले लें, 2 ग्लास आपको पानी पीना है। उसमें 5 आसन, सिंपली आसन होते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण। हर आसन को 8 बार करना है, यानी 40 बार आप उन आसनों को करेंगे। फिर 2 ग्लास पानी पिएंगे, फिर यही आसन आप रिपीट करेंगे। इस तरह से कम 8-10 ग्लास आपका पानी हो जाएगा। और उस वक्त जो मैं आपको बोल रही हूँ एलिमेंट्री कैनाल इतनी अच्छी कैसे हो जाएगी, जो आप स्टूल पास करेंगे तो वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आने लग जाएगा। तो यानी वो जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल देगा रेक्टम के थ्रू। तो ये आपका, अगर मैं वृहद शंख प्रक्षालन की बात करूं तो ये तो बहुत ही अच्छी क्रिया है कि आपने जैसा पानी मुंह से पिया है वो आपकी गुदाद्वार से निकलेगा, वैसा ही पानी, यानी जितनी भी गंदगी है बरसों से जो जमी हुई है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में वो बाहर निकलेगी। हमेशा क्या खाया ये मायने नहीं करता है, आप कितना भी हेल्दी फूड खा लो, कितने भी अच्छे नट्स खा लो, एप्पल खा लो, फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल खा लो, लेकिन आपने जितना खाया है उसमें से कितना डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट होकर कितना एब्जॉर्ब बॉडी ने किया है, और एब्जॉर्ब करके कितना असिमुलेट हुआ है, नहीं हमारी सेल्स तक कितनी पहुंची वो मायने करता है। और वो मायने कब करेगा, कैसे वो सब कुछ ही अच्छे से प्रोसेस होगा, जब आपकी आहार नाल स्वस्थ है। बाहर की सफाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमारे योग ने क्रियाओं को दिया है कि अगर हम उन क्रियाओं को अपने शरीर में
जीवन में अपनाएं तो आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। समीक्षा जी, इसी प्रश्न को दोबारा दोहराता हूँ, प्रति व्यक्ति को कितने मिनट प्राणायाम करना चाहिए और कब जी सर। करना चाहिए? जी सर, सबसे प्राणायाम तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 4 बार आप कर सकते हैं, और अगर आप 4 बार नहीं करते, जनरली आम जनता तो नहीं कर पाएगी क्योंकि इतनी व्यस्त रहती है, तो आप सबसे अच्छा तो अर्ली मॉर्निंग करें जब वायुमंडल में नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा हो। उस वक्त एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रहता है, एक पोल्यूशन उस वक्त कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अब कितनी देर करना चाहिए, या उससे पहले मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ कि कब करना चाहिए। यानी अगर आप इवनिंग में भी कर रहे हैं तो आपका स्टमक खाली हो, यानी जनरली ये कहा जाता है कि खाने के 3-4 घंटे बाद, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आपने क्या खाया डिपेंड्स कि आपका खाना स्टमक में कितनी देर रहा है। यानी अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं या रो वेजिटेबल खा रहे हैं तो करीब वो 1 घंटा स्टमक में रहेगा, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में। आप कर सकते हैं 3-4 घंटे बाद। अगर आपने पकी हुई वेजिटेबल खाई है जिसमें घी, तेल, मसाले मिलाए हैं तो करीब 6 घंटा उसको पचने में लगेगा। 2 घंटा स्टमक में, 2 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, 2 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर आपने चपाती ग्रेन्स लिया है या और गरिष्ठ भोजन किया है तो 18 आवर्स, 6 स्टमक में, 6 स्मॉल इंटेस्टाइन में, 6 लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब आप खा क्या रहे? अगर आपने नॉनवेज खाया है तो 18 आवर्स तो आपको इसी में रह जाएगा स्टमक में, और उसमें भी कितना आपने घी तेल मिलाया, कितने ज़्यादा आपने मसाले मिलाए। तो डिपेंड्स कि कितना हेल्दी आपने फूड खाया है। अगर आपने सिंपल रो फॉर्म का खाया है या फ्रूट्स खाए हैं तो आप 3 घंटे के बाद आराम से कर सकते हो। खाना आपका अच्छे से पच गया है तब आप इवनिंग में कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सभी के मन में कि हम कितनी देर प्राणायाम करें। तो अब इसकी कोई सीमा नहीं है, आप 1 घंटा भी कर सकते हो, आप आधा घंटा भी कर सकते हो। लेकिन ये बहुत गलत तरीका होगा कि आपने जैसे आधा घंटा आप डेली प्राणायाम करते हो, 1-2 मिनट डीप ब्रीथ कर ली, लेकिन प्राणायाम की शुरुआत हमेशा डीप ब्रीथ से करना है। जो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो डायफ्रामिक ब्रीदिंग कर लो, बाकी ब्रीदिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसके बाद अब कोई भी प्राणायाम अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो उसका पूरा ड्यूरेशन देखिए कि आप जनरली 2 मिनट, जनरली मैं अपनी क्लासेस में 2 मिनट तो कराती हूँ, शुरुआत आधा मिनट से भी कराती हूँ, 1 मिनट से भी कराती हूँ। जो करने वाले 3-4 मिनट तक भी भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। अब आप किसी अगर हार्ट पेशेंट है, आपकी बीपी हाई है, आप एस्थमेटिक है, तो भस्त्रिका बहुत धीरे धीरे करना है और कम भी कर सकते हैं आप। पहले मैं ये बता देती हूँ कि कितना ड्यूरेशन है, फिर बताऊँगी कि भस्त्रिका क्यों करना चाहिए और कैसा उसका तरीका है। अब अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं और आप 1 या राउंड जनरली काउंट कर लेते हैं कि हम 1 राउंड या 2 राउंड कर लेते हैं या 5 राउंड कर लेते हैं या 10 राउंड कर लेते हैं, कभी भी एक तो राउंड नहीं आपको काउंट करना है, हमेशा टाइमर से चलना है आपको। आपका अलार्म या तो अलार्म सेट कर दो, क्योंकि प्राणायाम जनरली आंखें बंद कर ही किया जाता है, तो अलार्म आप सेट कर लो कि मुझे 10 मिनट या 5 मिनट करना है। जब आप राउंड करते हैं तो आपका ब्रेन साथ में चलता है। क्या 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, उस वक्त ब्रेन को नहीं चलाना है, आपको सांसों पर ध्यान देना है। पूरी तरह सांसों की सजगता के साथ ही आपको प्राणायाम करना है, और जितना रिलैक्स से कर सकते हैं, जितना रिलैक्स से कर सकते हैं। यानी अगर आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या भ्रामरी कर रहे हैं या ओम चैंट कर रहे हैं, जितना धीरे 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 सांस लें उतना ही धीरे धीरे निकालें। हमारे ग्रंथों में लिखा है सांस लेते और छोड़ते वक्त अगर आप कोई फैदर रखते हैं नाक के नीचे तो वो भी हिलना नहीं चाहिए, या आटा रखते हैं वो भी उड़ना नहीं चाहिए। तो सांसों की गति इतनी धीरे होनी चाहिए, और ड्यूरेशन बिल्कुल आप जितना ज़्यादा एक प्राणायाम को देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इवन मैं भ्रामरी की भी बात करूं कि आप 5 या 10 मिनट ही भ्रामरी करो, चलो कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं आज, हम भ्रामरी और ओम चैंट ही कर रहे हैं। जितना ड्यूरेशन एक प्राणायाम का आप देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। यानी कहने का मतलब है कि आधे घंटे में ज़रूरी नहीं है कि आप सभी प्राणायाम करें, ज़रूरी है कि आप बिल्कुल नहीं करें। आप 4 प्राणायाम ले लें या 3 प्राणायाम ले लें, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। और हर प्राणायाम के बाद, जैसे अगर आपने क्रिया की बात करूं, कपालभाति की है या भस्त्रिका की है, तो रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप रिलैक्स होंगे। भले ही आप शवासन में आ जाए या भले ही बैठ जाओ, रिलैक्स। पर इवन भले नाड़ी शोधन भी किया है आपने, आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजी ये है कि हार्ट बीट जब भी आपने प्राणायाम किया है, अगर मैं भस्त्रिका की बात करूँ या कपालभाति क्रिया की बात करूँ, हार्ट बीट डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट आपकी डेफिनेटली भस्त्रिका में बढ़ेगी। हार्ट बीट तो भस्त्रिका में
जैसे एवरेज हार्ट बीट होती है 72 एक मिनट में मनुष्य की। अब जब आप भस्त्रिका करते हैं तो हार्ट बीट आपकी इतनी बढ़ जाती है 100, 150, 200, और आपने भस्त्रिका करके ही स्विच कर दिया, दूसरा प्राणायाम कोई भी स्विच कर दिया, तो वो इफ़ेक्ट भस्त्रिका का ज़ीरो हो गया कि अब उस हार्ट बीट को जो आपका सिंपैथेटिक जोन में जाने लग गया था हार्ट, उसको पैरासिम्पैथेटिक जोन में भी तो लाना है। जब बिल्कुल भस्त्रिका प्राणायाम एक एथलीट की तरह है। एथलीट का हार्ट सबसे अच्छा हार्ट होता है। उसके हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में 3 कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो उस आर्टरी में एथलीट के हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, तो वो हार्ट सबसे अच्छा हार्ट है। यही भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा है। एथलीट क्या करता है, भागता है तब हार्ट बीट कितनी बढ़ जाती है, लेकिन जब वो रिलैक्स होता है उसकी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है, इवन 72 से भी कम हो जाती है। वही हार्ट किसी भी ऑकवर्ड कंडीशन में निपटने के लिए तैयार है। तो यही भस्त्रिका ने भी यही किया है, हार्ट बीट को बहुत बढ़ाया है, लेकिन उसके लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये प्राणायाम करते हुए सभी अच्छे से समझ लें कि इवन आप नाड़ी शोधन भी करें, आप रिलैक्स जरूर हो। भले ही आप कुंभक बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं। बंद लगाना यानी कि एक तरह से सांस को आपको रोकना है, बंद जरूर लगाएं। आधे घंटे में अगर प्राणायाम आप करें या 15 मिनट भी प्राणायाम आप करें तो बंद जरूर, सिंपली जालंधर बंद तो लगा ही लें। यानी उसमें ये होता है कि आपको सांस लेना है और सांस को रोकना है। काउंट करें, हर दिन 1 सेकेंड या हर वीक 1 सेकेंड आप ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो वो लंग्स बहुत हेल्दी है और उस शरीर का हार्ट भी सबसे हेल्दी हार्ट है। समीक्षा जी, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र हो चुकी है या जिसके श्वसन तंत्र या उसके हृदय में कुछ दूसरी समस्याएं धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ चुकी हैं, क्या वो भी प्राणायाम करे तो ये चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है? यानी प्राणायाम के ज़रिए क्या वापस हृदय का स्वास्थ्य या श्वसन तंत्र का स्वास्थ्य दोबारा पाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल पाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। हृदय के स्वास्थ्य की बात करूं तो जनरली ब्लॉकेज वर्ड आया है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितनी 1 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का पाथवे होता है, यानी कि ब्लड एक दिन में इतनी लंबी यात्रा करता है। अब बीच में जो भी मैंने बताया, इन्फ्लामेशन आया, गड्ढे आए या वेस्ट मटेरियल वहाँ रुक गया है, उसे कहते हैं जनरल ब्लॉकेज कहते हैं। ब्लॉकेज वर्ड जैसे ही आता है यही लगता है कि हार्ट के संदर्भ में ही हम देखते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन जहाँ जहाँ गंदगी रुकी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है, वहाँ हर जगह ब्लॉकेज है। और उससे संबंधित जो भी ऑर्गन है, चाहे लीवर हुआ, किडनी हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, पेनक्रियाज हुआ, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचा है या उन सेल से वेस्ट मटेरियल नहीं निकला है, तो इन्हीं ब्लॉकेज के कारण हुआ है। ठीक है, अभी फिर से मैं हार्ट की तरफ आती हूँ कि हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है, लेकिन हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी तो खाना पीना चाहिए, उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो उसको ब्लड सप्लाई करती है 3 आर्टरीज करती है, कोरोनरी आर्टरी। उसमें कहीं भी गंदगी जम गई है, उसे हम कहते हैं ब्लॉकेज। और जनरली हार्ट हाइपरटेंशन की बात करूँ, अगर हार्ट की बात आई है, हाइपरटेंशन आप यानी ब्लड प्रेशर जिसे हाँ, कहेंगे। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसे। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड जो ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियाँ, जिसे हम आर्टरीज और अगर मैं धमनियों की बात करूँ, उनकी वॉल पर जो ब्लड प्रेशर डालता है वो ब्लड प्रेशर है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताती हूँ आपको तो वो कब बढ़ता है? जब सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ, नल से पानी निकल रहा है, अब नल के पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं, तो अब जो पानी निकलेगा क्या वो ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा या कम प्रेशर से? डेफिनेटली ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। तो यही हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर कचरा जम गया है, जिसे प्लाक कहूँ या ब्लॉकेज कहूँ। जब ब्लॉकेज बनता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाए वही हाइपरटेंशन है। तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं? दवाई देंगे आपको, दवाई देंगे, प्रतिदिन आपको गोली लेनी है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जनरली ये कहा है, एक नोबेल प्राइज साइंटिस्ट का नाम लेती हूँ, गुंटूर बॉबेल 1999 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने क्या बताया, जब भी कोई एनिमल बीमार होता है, उसका पेट दुखता है, जो भी होता है, एनिमल में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब भी वो बीमार होते हैं वो ग्राउंड की तरफ भागते हैं, वो घास खाते हैं या खाना पीना बंद कर देते हैं, वॉमिट करते हैं। और इंसान जब बीमार होता है वो कहाँ भागता है? हॉस्पिटल भागता है, वो दवाइयों की तरफ भागता है।
तो जब ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ, हाइपरटेंशन की अगर बात करती हूँ, तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई देता है। आपने दवाई ली, ब्लड प्रेशर कम हो गया, बड़े खुश हो लिए। क्या वो ब्लॉकेज हटा है? डॉक्टर ने क्या किया? हार्ट के साथ छेड़छाड़ की, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है उसमें कमी कर दी, कार्डियक आउटपुट की कमी कर दी, और हम खुश हो लिए। आप रीज़न पर जाओ, रीज़न है वो ब्लॉकेज, आपको रीज़न वो ब्लॉकेज हटाना है। वो ब्लॉकेज हटाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी गैस है। आपका खान पान बहुत अच्छा, जितना अच्छा आप वेजिटेबल लेंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे, उतना जल्दी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होगा और वो ब्लॉकेज रिमूव होंगे। स्टीव जॉब्स के बारे में सब जानते हैं, एप्पल का नाम आते ही उनका नाम याद आ जाता है। उनको कैंसर हुआ था 1976 में, और उसके बाद जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने यहाँ का खान पान देखा और उन्होंने रो वेजिटेबल और फ्रूट्स पर वो आ गए और एनर्जी उनकी कई गुना बढ़ गई। अब जब फिर से जब एक बार उनकी वाइफ ने पूछा था कि आप ये ही खाना क्यों खा रहे हैं, यानी वो कैंसर से उबर गए थे, और जब उनकी वाइफ ने पूछा आप यही खाना क्यों खा रहे हो, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे कैंसर हुआ, जो उनकी बायोग्राफी में लिखा है। तो जब पता चला कैंसर को, तो उनकी टीम ने, उनकी फैमिली मेम्बर ने उनका कीमोथेरेपी और इलाज कराना शुरू किया, और कुछ ही साल बाद या कुछ ही ड्यूरेशन के बाद उनकी डेथ हो गई। यानी आपको आहार को भी देखना है कि आप क्या खा रहे हैं। जितना खाना आप के प्रति आप लापरवाही बरतेंगे, उतने ब्लॉकेज आपके बढ़ते जाएंगे, और ब्लॉकेज बढ़ेंगे तो हाइपरटेंशन क्या, डायबिटीज़ क्या। डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर। ब्लड में शुगर होना क्यों ज़रूरी है? ब्लड की शुगर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड की एनर्जी है वो। ब्लड में शुगर होगा, शुगर बर्न होगा, और बर्न होगा और हमको एनर्जी मिलेगी। तो अब ये डेटा जो ब्लड शुगर के डेटा है, कोलेस्ट्रॉल के डेटा है, या डायबिटीज़ की बात करूँ, ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन की बात करूँ, ये डेटा कहाँ से आए हैं? डायबिटीज़ की बात करूँ, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ADA से आता है। उसने आंसर दिया, उनसे पूछा कि ये आपके पास ये डेटा कहाँ से आए हैं, तो उसने आंसर दिया कि हमने थोड़े से लोगों में स्टडी की, तो हमको लग रहा है कि ये डेटा आना चाहिए कि इतनी डायबिटीज़ फास्टिंग की होनी चाहिए और इसकी होनी चाहिए कि आफ्टर मील की ये होनी चाहिए। और उसका उसने कोई अच्छे से आंसर नहीं दिया। हर थोड़े टाइम में ये डेटा आपके बदलते हैं। चाहे ब्लड प्रेशर की अभी जनरली 120/80 है, थोड़े टाइम बाद 115 आ जाएगा डेटा, अलग अलग टाइम अलग अलग। जैसे 1999 में अगर मैं हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर की बात करूँ कि क्या डेटा था, 120/80 था। 2003 में दिया 120/80, 2003 में एक और यूरोपियन गाइडलाइन ने दिया 140/90, JNC 7 ने 2004 में दिया 140/90, और कोक्रेन ने दिया वो 2012 में 160/100। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग ने अलग अलग दिया। अब अगर आप इनके सबकी CV देखें कि इनके जितने लोग मिले हैं जो वहाँ काम करते हैं, जिन्होंने ये डेटा बनाए हैं, वो कितने ड्रग फेडरेशन से जुड़े हैं, कितनी दवाइयों की कंपनी से जुड़े हैं। तो ये घोटाला कि अगर आप एक आंकड़ा भी ऊपर नीचे करते हैं तो करोड़ों अरबों का उनको फ़ायदा होता है। और कोक्रेन का अगर आप देखते हैं तो एक भी नहीं जुड़ा है, जो जितने भी मेंबर ये बनाते हैं, इन आंकड़ों को बनाते हैं। तो ऐसे जारावास पॉपुलेशन है अंडमान निकोबार में, विदाउट इलनेस, कोई बीमारी नहीं है वहाँ के लोगों को, ना डायबिटीज़ है, ना हार्ट डिजीज़ है, ना BP है, ना शुगर है, कोई बीमारी नहीं है वहाँ, क्योंकि वो प्रकृति का खाते हैं। जो मेडिकेशन से जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। ऐसी बहुत सारे, नॉर्थ मैक्सिको में एक पॉपुलेशन है ताराउमा, नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं, तो उसमें कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है वहाँ भी। तो ऐसे बहुत सारी, वो भी इंडियंस ही हैं, ताराउमा इंडियंस, तो वहाँ भी कोई हार्ट डिजीज़ या नहीं है, क्योंकि आपको आहार को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना हेल्दी खा रहे हैं। और एक K फैक्टर बहुत है, अगर हार्ट डिजीज़ की मैं बात करूँ, K फैक्टर जितना ज़्यादा रहेगा K फैक्टर, और उतना हार्ट डिजीज़, वहाँ हार्ट डिजीज़ होगी नहीं अगर K फैक्टर आपका हाई है। K फैक्टर मतलब पोटेशियम, आपके सेल्स में सोडियम और पोटेशियम कांस्टेंट रहता है। पोटेशियम डाइट अगर आप जितनी अच्छी लेते हैं, जैसे आपका हार्ट हेल्दी रहता है। जैसे आप बनाना में हो गया, नारियल पानी में हो गया। सोडियम डाइट आप जितनी
हाई लेंगे, आपका हार्ट उतना बीमारी से ग्रस्त रहेगा। और ये प्रकृति को पता है, भगवान को हमारे पता है, उन्होंने जितना भी बनाया है, जो नेचर से आया है वो नहीं खाते हम। जितना हम किचन में कम रहेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। किचन में जाओ, काटो और खाओ। आप देखो कि इंडस्ट्री से आया है, डिब्बा बंद है, या ये मुझे भगवान का दिया हुआ है। जितना भगवान का दिया हुआ आहार आप खाओगे, उसमें एक एनिमल फूड से भी आपको दूर रहना है। जितना आप एनिमल फूड से दूर रहेंगे, क्योंकि एनिमल फूड आपके लिए नहीं बना है, हमारे लिए भगवान ने जो दिया है, प्रकृति ने जो दिया है, उसके लिए हम बने हैं। जनरली एग्जांपल देती हूँ, जैसे बिस्किट हो गया, मफ़िन्स हो गया, ब्रेड हो गया, जो इंडस्ट्री ने बनाया है, डोनट्स हो गए, बर्गर हो गए। 100 ग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 450, 500, करीब 400 to 500 सोडियम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सोडियम कम चाहिए। और जो भगवान ने बनाया, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, इसमें कितने मिलीग्राम है? 3, 6, 9, 0.5, 0.6, 0.75, इतना सा सोडियम है। तो अब आपको तय करना है कि भगवान का दिया हुआ खाना है या इंसान का दिया हुआ, शेफ का इंसान ने दिया जो हुआ। बनाया हुआ। यानी आप जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे पति उनसे उनकी बीवियों के बनाया हुआ खाना उनसे छुड़वाएंगी। हाँ। एक और है कि वाइट कोट फोबिया। जब भी हम डॉक्टर के बाहर या डॉक्टर के अंदर टेबल पे बैठते भी हैं, ये 80% लोगों की, ब्लड शुगर की बात करूँ या हाइपरटेंशन की, हाई बीपी की बात करूँ, उनका ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगा और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा डॉक्टर को देखते ही। और बाहर आप रिलैक्स होंगे, अपने आप ही कम हो जाएगा। डॉक्टर का कम हो जाएगा, उसकी कमाई हो रही है। हाँ, बस डॉक्टर को तो पता है कि आ गया है उससे। अगर वो हाइपरटेंशन की देगा तो उसको पता है कि आगे किडनी इशू भी होंगे। उसने शुगर की देखा तो भी पता है कि आगे बहुत सारी बीमारियां होने वाली है। उसने ब्लड शुगर की दवाई दी, ब्लड शुगर आपकी कम आ गया, तो वो ब्लड शुगर गया कहाँ? अंदर तो इतना आ रहा था, वो गया कहाँ? आपने कभी ये सोचा कि कहाँ गया? डॉक्टर से ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? कुछ भी नहीं हुआ है। उस शुगर को, एक्सेस शुगर को लेकर उसने आपकी किडनी में डाल दिया है, आपकी आंखों के नीचे डाल दिया है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया है, आपको ब्लैडर का कैंसर हो गया है, किडनी का स्टोन हो गया, ये सब तो बना रहा है। तो ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर आपका ब्लड शुगर की रेंज क्या होनी चाहिए? 100, 150 जनरली ये मान लेते हैं। एक्चुअल अगर ब्लड शुगर की रेंज है ACP गाइडलाइन की, वो है 250। आप गूगल कर सकते हैं, ACP गाइडलाइन ने ब्लड शुगर की 6 मार्च 2018 को बताया है कि ये 250 ब्लड शुगर होना चाहिए। इतना अगर आप डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर कहेगा कि बिना दवाइयों के तो आप रह ही नहीं सकते हो। तो आपका शरीर लड़ता है। देखो, मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि सबसे अच्छा डॉक्टर आपका शरीर है। आपका शरीर को डिसाइड करने दो कि आपकी एनर्जी, देखो अगर यहाँ पर सांप आ गया इसी रूम में तो आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ेगा। आप उसको अगर आप उसी टाइम आप डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर तो पक्का है कि दवाई लिख देगा, आप पेशेंट हो। आप उसको नॉर्मल, आपके शरीर को लड़ने की ताकत दो। लड़ने की ताकत कब ख़त्म होती है? जब हम मेडिकेशन पे आ जाते हैं, जब दवाइयाँ पे आ जाते हैं। इंसुलिन का ब्लड शुगर बढ़ रही है, डॉक्टर इंसुलिन की दवाएं देगा, इंसुलिन के इंजेक्शन देगा, आपने लगाओगे। अब उस शरीर को लड़ने की ताकत ही खत्म हो गई। उसको सब कुछ तो बाहर से मिल रहा है, वो क्यों पैनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा? जो भी कमी है आपकी शरीर को, उसकी पूर्ति तो करने दो। आप मौका ही नहीं देते हो, बाहर से उसको आउटर सोर्स से देने लग जाते हो। तो शरीर तो ठीक है, रेस्ट करेगा, रेस्ट मोड पे आ गया, बोले बाहर से आ रहा, मुझे क्या करना है? तो यही है, जितना आप दवाइयों से दूर रहोगे। ब्लड प्रेशर के डेटा 120/80 नहीं है, समझ लो 100 लोगों पे स्टडी की है। 100 लोगों का ऊपर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लिया, एवरेज निकाल दिया, 100 लोगों का निकाल दिया, प्लस किया उनका, जैसे समझ लो सिस्टोलिक का सबको प्लस किया, सबका सिस्टोलिक लेके, और डिवाइडेड बाय 100, एवरेज आ गया कि भाई ये पूरी दुनिया का यही होना चाहिए। या समझ लो 1000 लोगों पे किया उन्होंने। क्या ये सही है? मेरा शरीर मेरे लिए है। आप तय करोगे कि आपका ब्लड प्रेशर सही है नहीं। कैसे? कि आप चलोगे, फिरोगे, घूमोगे। आपको अगर एनर्जी है तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। 160 भी रह सकता है ब्लड प्रेशर, 200 भी हो सकता है, आप बीमार नहीं हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा कि एनर्जी कम हो रही है तो आप आ जाओ, कच्ची सब्जियों पे आ जाओ, फलों पे आ जाओ, अंकुरित अनाज पे आ जाओ, नट्स पे आ जाओ, आहार में चेंज कर लो, व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, योगा कर लो, आसन कर लो, क्रियाओं पे आ जाओ। आप देखो किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
तो डॉक्टर कुछ भी चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो कोष को नहीं हटा रहे, वो इधर से उधर डाल रहे हैं, जैसे शुगर है तो इधर से उधर डाल रहे हैं, ब्लॉकेज को रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि स्टोन की अगर मैं बात करूं तो स्टोन हर इंसान के अंदर बनता है, 4 mm 5 mm हर दिन बनता है, वो निकलता रहता है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। लेकिन अगर आपने दवाइयों का सहारा ले लिया तो स्टोन को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि वो बस पड़ा है, दवाइयों से ठीक है, दर्द कम हो रहा है, गल रहा है नहीं गल रहा है, जनरली आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो यही है कि हर दवाई कब इफ़ेक्ट देगी, जब वो साइड इफ़ेक्ट देगी, और साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा होने वाला है। योग का, प्राणायाम का, आहार का साइड इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। अपने मीडियम को जितना अल्कलाइन रखो, सबसे अच्छा देखो कि आपके अपने पीएच पर चल रहे हो क्या। आपका ब्लड का पीएच होता है, ब्लड की पीएच अलग अलग ऑर्गन का, अलग सलाइवा का अलग होता है, सबका अलग अलग सिक्रेशन का अलग अलग होता है। नॉर्मली अगर मैं ब्लड के पीएच की बात करूँ तो ब्लड का पीएच 7.45 अप्रॉक्स इतना होता है। अगर आप अपने ब्लड के पीएच को मेंटेन कर सकते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। ब्लड का पीएच 0 से 14 आपका पीएच स्केल होता है, 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 to 14 एल्कलाइन होता है। ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन पीएच का होता है। अब आप देखो आपका मीडियम कौन सा है, आपका एनवायरनमेंट मीडियम, इनर मीडियम, या जो आप इनटेक कर रहे हो, जो खा रहे हो। क्या आप चाय पी रहे हो, क्या आप कॉफ़ी पी रहे हो, क्या आप हार्ड ड्रिंक पी रहे हो, क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, क्या आप जंक फूड खा रहे हो, क्या आप बहुत मैदा खा रहे हो, ये सब एसिडिक है। जितना एसिडिक आप एनवायरनमेंट अपने अंदर डालोगे, ब्लड का पीएच बदल जाएगा, और ब्लड का पीएच जैसे ही बदलता है उस इंसान की डेथ हो जाती है। अब हम इतना एसिडिक, और इवन हमारा एनवायरनमेंट भी इतना एसिडिक है, इतना पॉल्यूशन है हमारे आसपास, तो हम तो हैं अभी तो किसने बचाया हमें? हमें हमारे ब्रेन ने बचाया। ब्रेन आपका बहुत अच्छा दोस्त है। उसने क्या किया, हर ऑर्गन से थोड़ी थोड़ी उधार मांगी। किसी से कैल्शियम मांगा, कैल्शियम जनरली बोन्स, सभी जानते हैं कि बोन्स में बहुत कैल्शियम का बैंक है। उसने बोला भाई थोड़ा सा कैल्शियम दे दे, क्योंकि सब ये इंसान तो बहुत एसिडिक डाइट ले रहा है, एनवायरनमेंट में बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो उसने एल्कनिटी दे दी, हार्ट ने भी एल्कनिटी दी, अपने अंदर के मिनरल्स दिए, न्यूट्रिएंट्स दिए, किडनी ने दी, लीवर ने दी, सब ने अपनी चीज़ें देने लग गई, और उस ब्लड के पीएच को मेंटेन किया। ब्लड के पीएच को मेंटेन किया तो जो ऑर्गन में वो मिनरल्स, उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, उनका काम थोड़ा सा गड़बड़ होने लग गया। तो आप अपने मीडियम को अच्छा करने के लिए डाइट को अच्छा करो। जंक फूड, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो प्रकृति से बनाया, जो भगवान ने बनाया वो खाओ, जो जितना जल्दी काटा खाया, किचन में जितना कम रह सकते हो। समीक्षा नलवाई जी, आपका हृदय से आभार।